नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार भारी, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय आबू रोड, बीए पार्ट सेकंड में पेपर सेकंड में इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में आज हम पढ़ेंगे प्रियम्बल, प्रस्तावना, जिसको उद्देशिका भी बोलते हैं। आप कोई भी पाठ्य पुस्तक, संदर्भ पुस्तक, कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें पब्लिकेशन और टाइटल की जानकारी के बाद जो पेज आता है वो पूर्व कथन का प्राकथन, प्रीफेस के रूप में होता है, जिसमें बताया जाता है कि ये पुस्तक जो लिखी गई है ये इसके बारे में जानकारी देती है और इस पुस्तक के इस अध्याय में ये लिखा गया है, इस पुस्तक को लिखने में इन लोगों का सहयोग मिला इत्यादि। ठीक इसी तरीके से भारत के संविधान की प्रस्तावना भारत के संविधान का एक तरीके से प्राकथन है, प्रीफेस है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है, परिचयात्मक रूप है, जो भारत के संविधान के बारे में बताती है कि भारत के संविधान को किन उद्देश्यों के लिए लिखा गया और ये कौन लिख रहे हैं और ये किस स्थिति से लागू होगा। इस तरीके से वस्तुतः भारत के संविधान की प्रस्तावना ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया था, उस पर आधारित है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बहुत सारे वर्ड्स 22 जनवरी 1947 को जब ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास हो जाता है, उसके बाद भारत की प्रस्तावना के बहुत सारे शब्दों से मिलते हैं। इसलिए यदि भारत की प्रियम्बल को, भारत के संविधान की प्रस्तावना को समझना है तो भारत के संविधान निर्माण के दौरान उद्देश्य प्रस्ताव जो पास हुआ था, जिसका लक्ष्य था, उद्देश्य प्रस्ताव ये था कि भारत के संविधान का रूप किस तरीके से, खाका दिया गया मोटा मोटी, हालांकि बाद में जाके ड्राफ्टिंग कमेटी अलग बनी, मसूदा समिति, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो बनी तो उसको संबोधित करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने उस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के ऑब्जेक्टिव्स को रखा कि वो क्या करने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है जो गठित की गई है, कॉन्स्टिट्यूट हुई है। तो उसी को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के ही शब्दों को भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिया गया है। हम देखें यदि भारत के संविधान को तो हम पढ़ते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ sovereign democratic republic and to secure to its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of the nation. In our Constitute Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. ये शब्द इंग्लिश में इस पिक्चर को मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल टर्म्स हैं जो इस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बाद भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिए गए हैं, जिसमें वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी ये संविधान जो बनाने वाले हैं, ये भले ही संविधान सभा इसको बना रही हो, परंतु संविधान सभा भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही थी। इसलिए यहाँ यह नहीं लिखा गया कि हम संविधान सभा के
निर्वाचित प्रतिनिधि या नामित प्रतिनिधि, अपितु यह लिखा गया कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग। तो एक तरीके से भारत के संविधान का स्रोत जो है वो भारत के लोग हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैं, जो किस ओर बढ़ना चाह रहे हैं, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की ओर, एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की ओर, जो क्या इंश्योर करेंगे, जस्टिस, लिबर्टी और इक्वलिटी को, न्याय, स्वतंत्रता और समानता को, और साथ ही फ्रेटर्निटी यानी भ्रातृत्व को, बंधुता को। और लास्ट जो पॉलिटिकल टर्म्स हैं वो हैं एडोप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स। कब? 26 नवंबर 1949 को। तो अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, यानी हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब हम बात कर लें कि जैसा मैंने बताया कि हम, तो संविधान में यह प्रश्न आता है कि अंतिम संप्रभु कौन है। तो हमारे यहाँ संप्रभुता का द्वंद्व है, सर्वोच्चता का द्वंद्व है। यह संसद और न्यायपालिका के मध्य चलता है, परंतु यदि आपके क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिया हो कि संसद, संविधान, न्यायपालिका और हम भारत के लोग, तो सबसे सटीक इसका उत्तर होगा हम भारत के लोग। भारत, ये जितना नज़दीक जाके हम देखते हैं चीज़ों को, यदि माने आज कौन संप्रभु है, तो आज भारत का संविधान संप्रभु है। संविधान में भी क्या संप्रभु है? संविधान का मूल ढांचा। न्यायपालिका या संसद संप्रभु नहीं है। और व्यवहारिक रूप से अपन देखें तो संसद यानी व्यवस्थापिका प्रत्येक राष्ट्र में उसके कार्य में, उसकी परफॉर्मेंस में डेप्रिसिएशन हो रहा है, पतन हो रहा है, डिक्लाइनेशन हो रहा है। भारत में न्यायपालिका जो है वो, उसको जो शक्तियाँ मिली हैं वो शक्तियाँ, संविधान सभा ने जो शक्तियाँ प्रदत्त की उसकी तुलना में बढ़ती जा रही हैं और संसद की शक्तियाँ दिन ब दिन घटती जा रही हैं। परंतु अंतिम संप्रभु की यदि बात आती है तो न्यायपालिका भी अंतिम संप्रभु नहीं है। भारत का संविधान अंतिम संप्रभु है और भारत के संविधान में भी, भारत के संविधान का जो स्रोत है वो हम भारत के लोग हैं। अतः भारत के लोग जो हैं वो सर्वोच्च हैं, संप्रभु हैं। हम अगली टर्म पे जाएं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब ये शब्द जो है समाजवादी, ये समाजवाद शब्द जो है वो इंदिरा गांधी के टाइम लिया गया, 1975 के बाद 42वें संविधान संशोधन से ये शब्द जोड़ा गया। इससे पहले आप देखेंगे तो इसमें जो ये ओरिजिनल प्रियम्बल है अपनी, जिसमें सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, इसमें सोशलिज्म का कहीं जिक्र नहीं है। जबकि ये जो हिंदी वाला आपको डिस्प्ले हो रहा है, इसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष ये शब्द जोड़े गए और साथ ही राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली। तो ये एकता और अखंडता आप देखेंगे इसमें एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी ऑफ द नेशन है। तो यूनिटी ऑफ द नेशन, एकता की बात है, लेकिन अखंडता और अखंडता शब्द भी, तो कुल मिला के समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये शब्द इंदिरा गांधी के द्वारा संवैधानिक संशोधन के पश्चात जोड़े गए भारत की संविधान की प्रस्तावना में। तो आज जो अद्यतन स्थिति है वो प्रस्तावना की ये है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। अब समाजवाद क्या है? तो समाजवाद के भी बहुत सारे रूप हैं और भारतीय संदर्भ में भारत का समाजवाद जो है वो एक लोकतंत्र से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है जो वेलफेयर स्टेट की बात करता है। पंथ निरपेक्षता का मतलब है कि भारत के
भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा और धर्म और राष्ट्र ये दोनों नितांत भिन्न विषय हैं। लोकतांत्रिक गणराज्य, इससे आप बहुत परिचित हैं। गणराज्य का मतलब है ये राजतंत्र नहीं है और यहाँ का जो प्रथम नागरिक होगा वो गण यानी जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होगा, भारत का राष्ट्रपति। तो वो प्रथम नागरिक हैं और वो किसी राजतंत्र या परंपरा से, किसी वंश परंपरा से नहीं आते हैं, अपितु निर्वाचित होते हैं। इसलिए ऐसे स्टेट्स को हम रिपब्लिक या गणराज्य कहते हैं। बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को, अब नागरिकों को यहाँ पे क्या दिया जा रहा है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। न्याय के जो 3 बड़े रूप हैं वो इसी रूप में होते हैं। सामाजिक न्याय का मतलब है सामाजिक स्तर पर उनसे कोई भेदभाव नहीं हो, बराबरी के अवसर प्राप्त हों। आर्थिक न्याय का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को आजीविका का अधिकार मिले, संपत्तियों का सही वितरण हो, ऐसा नियोजन हो। राजनीतिक न्याय का मतलब है यहाँ के नागरिकों को सरकार में भागीदारी का बराबर अवसर मिले, वो अभ्यर्थी निर्वाचन के लिए खड़े भी हो सकते हैं, उम्मीदवार भी बन सकते हैं और इक्वल वेटेज पे वोटिंग का राइट उनको मिलता है। इसके बाद है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो ये 5 स्वतंत्रताएं हैं जो भारत का संविधान इंश्योर करता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। अब देखिए, स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी गई है। यदि हम इसको समझें तो पहले स्वतंत्रता, उसके बाद समानता। तो भारत के संविधान में और प्रस्तावना में पूरा, इससे पहले आप देखेंगे कि न्याय की भी बात की है, तो उसमें सबसे पहले सामाजिक, फिर आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी इन तीनों को, तो न्याय सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। न्याय के बाद स्वतंत्रता और फिर उसके बाद समानता। अब किस तरह की समानता प्राप्त करानी है और किस तरह की, तो इन दोनों में जो द्वंद्व होता है उन सब में व्यक्ति की गरिमा, यानी कि जो डिग्निटी है ऑफ इंडिविजुअल बीइंग, उसको कहीं क्षति नहीं पहुंचाते हुए, और उसके साथ ही सामंजस्य कर दिया किसका? राष्ट्र की एकता और अखंडता का। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, यानी दोनों इम्पोर्टेंट हैं, व्यक्ति भी और राष्ट्र भी। तो इस तरीके से बहुत सुंदर सामंजस्य बिठाया गया है। यदि हम देखें तो स्वतंत्रता का सामंजस्य बिठाया है समानता से, और इन दोनों से भी पहले प्राथमिकता दी है न्याय को, और व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, इन दोनों में सामंजस्य भी बिठाया गया है। दोनों को ही पर्याप्त स्थान दिया गया है, और संविधान की प्रस्तावना में इस चीज़ को स्थान देने का मतलब है कि हमारे लिए व्यक्ति की गरिमा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि राष्ट्र की एकता। और फिर जो इंदिरा ने इसमें अमेंडमेंट करके प्रस्तावना में जोड़ा वो था अखंडता। सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, अब आप एक बार फिर ध्यान दीजिए, एक तरीके से जो हम वापस जाएं तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, तो ये सामाजिक क्रांति एक तरीके से इसको बोलते हैं, सोशल पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन। और एक तरीके से ये भारत के संविधान की प्रस्तावना इस चीज़ की उद्घोषणा करती है कि ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन की तरह भारत के लोगों में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व तीनों को सुनिश्चित करने वाली संविधान की ओर ये बढ़ रही है। और इन कॉन्स्टिट्यूशन का
आज तक बने रहना, इस चीज़ का उनका गारंटी लेना और आज तक इसी रूप में बने रहना, ये एक बड़ी सामाजिक राजनीतिक क्रांति है एशिया महाद्वीप में। इसके बाद है दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तो 26 नवंबर 1949 को, और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को। अब ये शब्द बहुत अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसको यदि हम इंग्लिश में जाएं तो adopt, enact and give to ourselves, यानी भारत के लोगों ने इस संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर लिया।